हेलो प्यारे साथियों, विमलेश कोचिंग क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। क्या आप भी जो है इस बार का यूपीटीटी 2026 का एग्जाम देने जा रहे हैं? तो हम आपको बता दें, यदि आप मैथ पेपर में 30 के 30 प्रश्न सही करना चाहते हैं तो आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्या करें ताकि हमारे मैथ में 30 के 30 प्रश्न सही हो यूपीटीटी पेपर में। तो इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा? सबसे पहला काम आपको ये करना होगा कि यूपीटीटी के जितने भी पेपर हुए हैं 2011 से लेकर के 2021 तक, इन सभी पेपर्स में जो मैथ के 30 प्रश्न हुए इनको आपको पहले सॉल्व करना होगा। देखना होगा कि किस तरह के प्रश्न जो है यूपीटीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद आप मैथ के जो सिलेबस है यूपीटीटी का उसको टॉपिक वाइज आपको पढ़ना होगा। अब आप कहेंगे सर ये कहां से हम पढ़ें? तो हमारे इस चैनल विमलेश कोचिंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल से जुड़ जाइए और आपको डेली सुबह में 10 बजे सुबह में मॉर्निंग में 10 बजे एक क्लास आपको मिलेगी। उसमें हम आपको 2011 पेपर से लेकर के 2021 पेपर तक के जितने भी पेपर हुए यूपीटीटी के उसके मैथ के क्वेश्चन को कराएंगे सबसे पहले। उसके बाद हम आपको टॉपिक वाइज जो है जो मैथ का सिलेबस है उसको भी कंप्लीट हम आपको कराएंगे। देखिए आज इस क्लास में हम आपको कराने जा रहे हैं यूपीटीटी पेपर आपका 13/11/2011 में जो हुआ था उसके गणित के प्रश्नों को हम कराने जा रहे हैं। यदि आप बहुत ही अच्छी तैयारी करना चाहते हैं यूपीटीटी के लिए, मैथ के लिए, तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। और आज इस क्लास में हम आपको 2011 का पेपर कराने जा रहे हैं, इसके बाद 2013 पेपर, फिर उसके बाद 14 पेपर, फिर 16 पेपर, 17, इसके बाद जो भी पेपर है 21 तक पूरा कंप्लीट कराएंगे, फिर सिलेबस भी हम आपको कराएंगे। और डेफिनेटली अगर हमारे इस चैनल से आप जुड़ गए और क्लास पेपर के पहले तक आप क्लास को देखते गए तो डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूं मैथ में जो है 30 के 30 प्रश्न आप सही कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट डिले जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा 2011 पेपर का पहला प्रश्न। एक एक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न यही पूछा गया था कि 4 अंकों वाली बृहत्तम तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल है। पूछा गया प्रश्न कि 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, बृहत्तम मतलब बड़ी से बड़ी संख्या, न्यूनतम मतलब छोटी से छोटी संख्या का योगफल क्या होगा। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या की बात किया है। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? तो आप कहेंगे सर एक अंक की जो सबसे बड़ी संख्या होती है हमारी वो होती है 9। क्यों? 10 क्या होती है? 9 के बाद क्या आता है? 10 आता है। तो 10 तो 2 अंक की हो जाती है, इसलिए एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। अब हम आपसे पूछें कि 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 होगी। और अगर आप 100 पे जाएंगे तो 100 जो हमारी होती है वो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाती है। तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितनी हो गई? 99 हो गई। हमसे कितनी अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछा है? 4 अंक की यहाँ पे देखिए पूछा गया है। तो 3 अंक की कितना हो जाएगा? इसी तरीके से 999, और 4 अंक की कितना हो जाएगी? 9999। ये 4 अंकों की जो है कि सबसे बृहत्तम बड़ी संख्या हो गई। इसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, न्यूनतम संख्या आपको बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर आपको बतानी है तो 1 लगा करके आप पीछे 3 को 0 बढ़ा लेंगे, तो ये आपकी हो जाएगी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब आप कहेंगे सर आप ये कैसे बता रहे हैं? थोड़ा सा ध्यान से आप समझेंगे। जैसे आपको कहना हो कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी? 9 थी। और मैं आपको कह दूं एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो आप कहेंगे सर 1 होती है। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 ही होती है ना। उसके बाद अब मैं आपसे कहूं 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? तो आप कहेंगे सर 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या सर 10 होगी। क्यों? क्योंकि 10 ही तो सबसे छोटी होगी। उसके बाद 11, 12, 13, 14 ऐसे बढ़ते जाएंगे। फिर इसी तरीके से मैं पूछूं 3 अंक की कौन सबसे छोटी संख्या होगी? तो आप कहेंगे सर 100 होगी। क्यों? 99 99 तो 2 अंक की थी। उसके बाद 100 क्या हो जाएगी? 3 अंक की सबसे छोटी संख्या। फिर उसके बाद 101, 102 वो तो बढ़ती जाएगी ना। हाँ, इसी तरीके से मैं आपसे पूछूं 4 अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर 1000 हो जाएगी। क्यों? 1000 होगी, इसके बाद 1001, 1002 ऐसे बढ़ता है। तो हमने लिख लिया यहाँ पे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लिया। अब यहाँ पे जैसे प्रश्न कर रहा है, यहाँ कह रहा है सर योगफल बताइए। योगफल मतलब सबको जोड़ने की बात कर रहा है। तो इसको जोड़ लीजिए कहीं पे ऐसा लिख करके, ऐसे हम लोग जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए जोड़ लेते हैं। यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 और 9 1 10 हो जाएगा। ये देखिए कहीं किसी ऑप्शन में है? हाँ सर बिल्कुल दिया हुआ है, इस वाले ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
तो हमने क्या सीखा? 4 अंक 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9999, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या 5 को 9 लिखेंगे। इसी तरीके से अगर पूछेगा 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 होती है, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 होती है, 4 अंक की 1000 होती है, तो फिर कह रहा है योगफल, तो हमने योगफल निकाल के यहाँ पे जोड़ दिया। बहुत ही बढ़िया, यूपीटीटी 2011 का पहला प्रश्न पूछा गया था। ये देखिए दूसरा प्रश्न है, एक-एक प्रश्न को देखिए, पढ़िए, समझिए, सबसे बड़ी चीज़ है कॉन्सेप्ट को सीखना। अगर आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लगा लेंगे। लग रहा होगा कि सर ये प्रश्न तो बहुत आसान था, डायरेक्ट आप 9999 लिख करके 1000 आप जोड़ दिए होते तो आंसर आ गया होता। हाँ, हम भी मान रहे हैं आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कॉन्सेप्ट सीखना। ये देखिए शानदार प्रश्न है। देखिए गणित में कुछ भी नहीं होता है, प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा है फिर भी अच्छे से पढ़िए, लगाने का प्रयास करिए, जरूर क्वेश्चन लग जाएगा। जैसे प्रश्न कहे वैसे लगाइए, लग जाएगा। जैसे कह रहा है शुरू में तापक्रम 18 डिग्री बढ़ता है, फिर 23 डिग्री घटता है, यदि प्रारंभिक तापक्रम 27 डिग्री है तो अंतिम तापक्रम क्या होगा? यहाँ पे प्रश्न कहा कि यदि प्रारंभिक तापक्रम 27 डिग्री है, यानी पहले जो तापक्रम है ये हमारा है 27 डिग्री सेल्सियस, हो गया पहले तापमान। फिर क्या हो रहा है कि शुरू में 18 डिग्री बढ़ता है मतलब प्लस करना पड़ेगा। तो पहले बताइए 27 डिग्री था, उसमें 18 डिग्री बढ़ गया, तो 18 डिग्री इसमें जोड़ देंगे। हाँ सर जोड़ दीजिए। चलिए 8 7 15, 2 1 3, 2 1 3 1 4 डिग्री, यानी 45 डिग्री हो गया। पहले 27 डिग्री था शुरू में, 18 डिग्री प्लस कर गया तो 45 डिग्री हो गया। अब क्या कह रहा है कि फिर 23 डिग्री घटता है मतलब माइनस करेंगे, तो फिर 23 डिग्री इसमें से घट जाता है, तो घटा लीजिए यहाँ पे माइनस करके, 5 में से 3 जा 2, 4 में से 2 जा 2, यानी हमारा कितना हो जाएगा? 22 डिग्री हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। कहाँ पे दिया है भाई 22 डिग्री? हाँ सर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तापक्रम पहले पहले कितना था? 27 डिग्री, कितना बढ़ा? 18 डिग्री, 18 डिग्री जोड़ दियो 45 डिग्री हो गया। फिर इसने कहा कि 23 डिग्री घटता है, तो यहाँ से हमने 23 डिग्री घटा दिया, तो हमारा हो गया 22 डिग्री। ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न में चलते हैं। यूपीटीटी का अगला प्रश्न बड़ा ही शानदार प्रश्न है। क्या पूछा गया कि मान निकालिए, यानी इन सभी का आपस में गुणा करना है और यहाँ पे वैल्यू पूछा गया है। तो देखिए जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो आप कैसे लगाएंगे? सबसे पहले जो चिन्ह दिया गया है इसको आप भूल जाइए, यानी जो चिन्ह का गुणा है इसको आप भूल जाइए। सबसे पहले अंक का गुणा अंक में कर लेंगे। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। 2 तिहाई 6, 6 चौको 24, 24 पांचे कितना होता है? नहीं पता सर। तो 24 पांचे गुणा कर लीजिए, 5 चौक को 20 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 2 12, यानी यहाँ तक हमारा 120 आ गया। और 120 गुणे 6 करेंगे, तो चलिए गुणा कर लेते हैं। 0 है तो 0 लिख लीजिए, 12 6 कितना होता है? 72, 720 हो गया। तो सबसे पहले अंक का गुणा, डिजिट का गुणा डिजिट्स में कर लिए। अब हमको साइन का गुणा करना है। अब यहाँ पे गिन लीजिए ये माइनस कितनी बार है? 1 2 3 4 5 बार है। कितने टाइम्स माइनस है? 5 टाइम्स जो है आपका क्या है? माइनस है। तो इसका कॉन्सेप्ट आप जान लीजिए, यदि माइनस का गुणा विषम बार किया जाता है तो आंसर माइनस आता है। यानी यदि माइनस का गुणा कितनी बार? विषम बार किया जाएगा तो इसका आंसर आता है माइनस। यदि माइनस का गुणा जो है सम टाइम किया जाएगा, सम बार, तो इसका जो आंसर आता है प्लस आता है। तो यहाँ पे देखिए कितनी बार है? 1 2 3 4 5, 5 बार है। और जो ये 5 है ना, ये विषम है। क्या है? विषम है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? माइनस में। क्यों? गुणा करेंगे विषम बार तो आंसर हमारा माइनस में। इसका मतलब यहाँ पे -720 हमारा आंसर होगा। यदि यही 6 बार होता, यदि माइनस 6 बार होता है या 6 बार गुणा किया हुआ था, यहाँ पे हमारा जो आंसर आता प्लस में आता। तो यहाँ पे देखिए -720 है। हाँ सर यहाँ पे है। ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप जान लीजिए। यदि माइनस का गुणा, माइनस का मल्टीप्लाई विषम बार किया जाएगा, विषम बार, तो माइनस आएगा। यदि इसका गुणा सम टाइम्स किया जाएगा तो हमारा आंसर प्लस आएगा। यहाँ पे लीजिए अगला प्रश्न, शानदार प्रश्न यूपीटीटी का। इस तरह का भी प्रश्न आता है और देखता हूं कैसे इस प्रश्न को हम लोग लगाते हैं। प्रश्न देखिए यहाँ पे है, 8 किग्रा 350 ग्राम से 3 किग्रा 178 ग्राम को घटाइए, यानी इससे इसको घटाना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल घटाना है, आसानी तरीके से घटाएंगे ताकि गलत ना हो। बहुत से लोग इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। देखिए 8 किग्रा 350 ग्राम है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे वन साइड केजीसी, वन साइड यहाँ पे ग्राम लिख लेंगे। कितना
केजी है 8 केजी है तो इसके नीचे 8 केजी लिख लेंगे। और उसके बाद ग्राम कितना है 350 ग्राम, तो यहाँ पे 350 ग्राम लिख लेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे किग्रा 3 केजी है तो 3 केजी लिख लेंगे। ग्राम 178 है तो इसके नीचे 178 लिख लेंगे। यहाँ से घटाना है तो माइनस लगा देंगे। घटाना तो बहुत आसान होता है। देखिए यहाँ पे 0 में से 8 जाएगा, नहीं जाएगा तो ये इसको हासिल दे देगा, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 में से 8 जाए, यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे बच जाएगा 14, 14 में से 7 जाएगा तो 7 हो जाएगा। ये भी इससे हासिल दिया था, यहाँ पे 2, 2 में से 1 जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। हो गया। यहाँ पे 8 में से 3 जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 5 केजी 172 ग्राम, क्योंकि ये केजी के नीचे है और 172 एक ग्राम के नीचे है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है 5 केजी 172 ग्राम हो जाएगा। तो 5 केजी 172 ग्राम देखिए इस वाले ऑप्शन में आपका दिया है, ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न को हम लोग लगा लेंगे। चलिए यूपीटीटी का 2011 का ये रहा शानदार प्रश्न। मैं आपको बता दूं, यदि आप यूपीटीटी में 30 के 30 प्रश्न सही करने चाहते हैं गणित में, तो 2011 पेपर से स्टार्ट करिए। 2021 पेपर तक के प्रश्नों को देख लीजिए और उसके बाद टॉपिक वाइज सिलेबस को आप पढ़िए। यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा गया कि 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि हो जाएगी, क्या हो जाएगी। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि वृत्त की परिधि का आपको फार्मूला पता होना चाहिए, तभी तो लगा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वृत्त की परिधि पूछा गया है। तो जो वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है ये होता है 2 पाई आर होता है। क्या होता है 2 पाई आर होता है। पाई की वैल्यू आपको पता होगी, जो पाई की वैल्यू होती है वो 3.14। नहीं पता है तो जान लीजिए, पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 होती है। ठीक है। हाँ सर। यहाँ पे आर का मान क्या है सर, आर क्या होता है, तो आर जो होता है वो वृत्त की त्रिज्या होती है। जैसे वृत्त है तो ये वृत्त की जो रेडियस होती है वो आर होती है। तो अगर हमको वृत्त की परिधि बताना है तो पाई का मान तो हमको यहाँ से मिल गया। अगर हमें कहीं से आर का मान मिल जाता तो हम वृत्त की परिधि निकाल लेते। प्रश्न खुद बता रहा है कि 3.5 सेंटीमीटर वृत्त का क्या है, व्यास है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर व्यास क्या होता है। तो देखिए त्रिज्या का दोगुना व्यास होता है। त्रिज्या का दोगुना क्या होता है, व्यास होता है। यानी कि व्यास को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। किससे, डी से। डी बराबर होता है 2r। क्या होता है, डी बराबर 2r होता है। यहाँ पे देखिए 3.5 सेंटीमीटर क्या दिया है, व्यास दिया है। मतलब डी का मान यहाँ पे 3.5 दिया है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 3.5 बराबर 2r कर लेंगे। दो इधर गुणे में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागे में हो जाएगा। तो बटे 2 कर लेंगे बराबर r। यानी हमारे जो त्रिज्या मिल गई कितना, 3.5/2। अब इसी को इसमें पुटअप कर लेंगे। तो चलिए 2 गुणे यहाँ पे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान कितना आ गया यहाँ से 3.5/2। तो 3.5/2 कर लेंगे। अब कैंसिल कर लीजिए, ये 2 से 2 एक कम 2 हो जाएगा, 7 एक कम 7, यहाँ पे 7 5 35 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आ गया 22 और गुणा करना है 0.5 का। तो कहीं पे 22 का 5 में गुणा कर लीजिए, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 दूना 10 एक 11 हो जाएगा। कितने स्थान पे, 1 स्थान पे, तो 1 स्थान पे आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 11 आ जाएगा, 11 सेंटीमीटर। किसी ऑप्शन में है यहाँ पे 11 सेंटीमीटर। हाँ सर, इस वाले ऑप्शन में हमारा 11 सेंटीमीटर दिया है। तो इस तरह से इस प्रश्न को लगा लेंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 11 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यूपीटीटी का ये रहा अगला प्रश्न और देखते हैं इसको आप लोग कैसे लगाते हैं। देखिए शानदार प्रश्न है, कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। सबसे बड़ी चीज है कॉन्सेप्ट। यहाँ पे देखिए संक्रिया दिया है 9 + 7 भागे 4 × 5 बराबर क्वेश्चन मार्क है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, यह जो क्वेश्चन है मैथ में सिंप्लीफिकेशन से पूछा जाता है। सरलीकरण एक चैप्टर होता है गणित में, उससे पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट आपको सीखना पड़ेगा, एक रूल आपको सीखना पड़ेगा। ये रूल बॉर्ड मॉस का रूल। अब आप कहेंगे सर ये क्या है, बॉर्ड मॉस रूल क्या है। हाँ बिल्कुल, अगर इस रूल का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये क्वेश्चन पक्का गलत आप कर देंगे। तो देखिए बॉर्ड मॉस रूल क्या होता है, इसमें नियम होता है बी फॉर होता है ब्रैकेट। यानी सबसे पहले ब्रैकेट को हल करिए, सबसे पहले नंबर पे किसको, ब्रैकेट को। ओ फॉर होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है गुणा को इनटू को हल करिए। इसके बाद आपका है यहाँ पे रहेगा डी फॉर होता है डिवीजन, डिवीजन यानी कि भाग को उसके बाद हल करिए। इसके बाद यहाँ पे एम फॉर होता है मल्टीप्लाई, इसके बाद आपको गुणा को सॉल्व करना है, गुणा को।
और उसके बाद है ए फॉर आपका है एडिशन, ऐड, ऐड मीन्स उसके बाद आपको जोड़ को सॉल्व करना रहता है। और लास्ट में है एस, एस मतलब होता है सब्सट्रैक्ट, मतलब होता है घटाने को सॉल्व करना होता है। यानी ये रूल है, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। सबसे पहले किसको, ब्रैकेट को, उसके बाद ऑफ मतलब गुणे को, फिर भागे को, फिर मल्टीप्लाई सॉरी डिवीजन को, भाग को, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, फिर घटाना को। इस तरह से नियम है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। क्यों, नियम है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज देखिएगा, ब्रैकेट कहाँ पे, यहाँ पे ब्रैकेट है कि नहीं, देखिए लगा स्मॉल ब्रैकेट। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करिए, 9 और 7 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा। ब्रैकेट हो गया, फिर एक एक स्टेप ब्रैकेट को सॉल्व कर लिए, 9 और 7 हमारे यहाँ से 16 हो गया, फिर भागे 4 है, गुणे 5 है, हो गया, ब्रैकेट सॉल्व हो गया। उसके बाद दूसरे स्टेप में हमारे पास क्या होता है कि ऑफ होता है। ऑफ मतलब यहाँ पे गुणा नहीं होगा, सॉरी का होगा। का अगर यहाँ पे चिन्ह लिखा रहेगा का, तब हम लोग करेंगे यहाँ पे जो है, लेकिन यहाँ पे का तो नहीं दिया गया है। यहाँ पे फिर क्या है, डिवीजन को सॉल्व करेंगे। तो भाग को सॉल्व करेंगे, चलिए भाग दे दीजिए 4 का 16 में। आप कहेंगे सर 4 चौक को 16, जब इसका मैं भाग देंगे 4 चौक को 16, यहाँ पे गुणे हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। चलिए गुणा कर लीजिए, 4 5 कितना हो जाएगा हमारे पास, 20 हो जाएगा आंसर हमारा। तो 20 देखिए इसी वाले आंसर में आपका दिया है, इस तरह से आपका यहाँ पे, यानी गुणा आपका यहाँ पे करेंगे, सॉरी यहाँ पे का आपका रहेगा, क्या रहेगा, का रहेगा, ऑफ रहेगा। चलिए इस तरह से इस प्रश्न को हम लोग लगा लेंगे। ये देखिए प्रश्न है यूपीटीटी का मैथ का। मैंने कहा ना, बहुत से लोग क्लास छोड़ करके चले जाएंगे क्योंकि वो बेसिक सीखना ही नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि 2011 से लेकर के 2021 तक के यूपीटीटी के पेपर को देखें। इससे क्या होगा जानते हैं, अगर आप पूरा कंप्लीट क्लास देखते गए तो पक्का आपको एक चीज तो समझ में आ जाएगी, यूपीटीटी में मैथ के कैसे क्वेश्चन आते हैं, लेवल कैसे कैसे बढ़ता गया, और उसी हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे। और देखिए डायरेक्ट सिलेबस से पढ़ने से कुछ नहीं है, पहले प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर आप देखिए। यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा गया है, भिन्नों को आरोही क्रम में सजाने का विन्यास है। तो जब भी प्रश्न आपसे आरोही क्रम का पूछे या अवरोही क्रम का पूछे, भिन्न दे दिया गया, तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए भाग दे लिया करिए। तो यहाँ पे जितने लोग हैं सबका हम लोग भाग दे करके चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे 3/8 है, तो 3/8 हो गया हमारा। फिर क्या है भाई, 5 बटे यहाँ पे 6 है। फिर उसके बाद क्या है, 2 बटा यहाँ पे 3 है। फिर इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास 5/9 है। सबका हम लोग भाग दे करके चेक करेंगे। ठीक है, भाग दे करके यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। तो हम लोग 3 में 8 का भाग देते हैं। चलिए भाग दे लेते हैं, कितनी बार भाग जाएगी, नहीं भाग जाएगी तो दशमलव बढ़ा लेते हैं, बढ़ा लेते हैं कि नहीं, हाँ सर। तो यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे, 8 त्रिके 24 यहाँ पे हो जाएगा, फिर यहाँ पे 6 हो जाएगा। चूंकि दशमलव बढ़ाए हैं तो 0 अपने मन से बढ़ा सकते हैं। 8 6 कितना हो जाएगा, 48, 8 6 48 हो जाएगा। और 8 7 56, 7 बार ले जा सकते हैं, तो 8 7 56, ठीक है 4 हो गया। यहाँ पे 0.37 हमारा आ गया। फिर उसके बाद इसमें भी भाग दे लेते हैं 5 में 6 का। तो चलिए भाग देते हैं, तो पॉइंट बढ़ा लीजिए, नहीं भाग जाएगी दशमलव बढ़ा लीजिए। 6 का भाग दीजिए, इसमें 50 में कितनी बार जा सकती है, 6 7 42, 6 8 48 हो जाएगा, 8 बार ले जा सकते हैं सर। यहाँ पे हमारे पास 2 बचेगा, 0 बढ़ा लेंगे अपने मन से। 0 क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि दशमलव बढ़ाए, 6 त्रिक 18 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। यानी जब हम इसका इसमें भाग दिए तो ये आया, इसका भाग हमने इसमें दिया तो ये आया। इसी तरीके से यहाँ पे 2 में हम भाग दे लेंगे 3 का, तो दशमलव बढ़ा करके 0 यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। 3 छक कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर 0 बढ़ा लेंगे, फिर 3 छक 18 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा। यानी जब इसका हमने भाग दिया तो ये आया। इसी तरीके से यहाँ पे 5 में 9 का भाग देंगे, भाग नहीं जाती है तो दशमलव बढ़ा लेते हैं, पॉइंट बढ़ा लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे 0, 9 5 यहाँ पे 45 हो जाएगा, यहाँ पे फिर 5, फिर 0, फिर 9 5 45 हो जाएगा। यानी जब इसका हमने भाग दिया तो ये आया। तो यहाँ पे आरोही क्रम की बात किया है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में। आरोही क्रम का मतलब होता है सीढ़ी पर चढ़ना, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे आगे की तरफ, मतलब ऐसे सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो इसमें देखिए आरोही क्रम में लिखना है तो सबसे छोटा कौन है। जब इसका इसमें भाग दिए तो 0 पॉइंट कितना आया, 37, 0.83, यहाँ पे 0.66, 0.5। तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, आप लोग बताएं। कहेंगे सर सबसे छोटा यहाँ पे देखिए 0.3 है, यही ना, तो इसका मतलब 3/8 पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 3/8 हमारा पहले हो जाएगा, पहले क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट लिखना है। फिर बताइए 0.3 के बाद बड़ा कौन है, यहाँ पे देखिए 3 के बाद यहाँ पे 5 आएगा, ये तो 6 है, ये तो 8 है, इसका मतलब यहाँ पे
5 के सामने ये वाली भिन्न से बनी हुई थी तो 5/9 यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद इससे बड़ा आपका देखिए ये वाला है 6 है, तो ये 2/3 इसको लिख लेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। इसके बाद सबसे बड़ा जो है आपका 0.83 है जो इससे आया है, तो 5/6 आपका ये हो जाएगा। तो यही हमारा आपका आरोही क्रम में लिखा है। ये किस ऑप्शन में है देखिए, 3/8 5/9, 3/8 यहाँ पे है, 5/6 है यहाँ पे, तो ये नहीं होगा। 3/8 यहाँ पे, 5/9, 2/3 5/6। देखिए यही वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यही वाला ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया गया है, जो चीज यहाँ पे थी आपका। इस तरह से हम लोग कर लेंगे, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ये रहा आपके पास। तो जब भी आपका आरोही क्रम का पूछा जाए, भिन्न दे दिया, सबसे अच्छा तरीका है भाग दे लिया करिए। भाग दे करके छोटे से बड़े की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर आपका कहलाता है। तो चलिए यहाँ पे एक और प्रश्न आपके पास, यूपीटीटी का शानदार प्रश्न, और देखता हूँ क्या इसको आप लगा पाते हैं। प्रश्न है कि मार्टिन के पास कुछ मार्बल है, उनमें से उसने 14 खो दिए, फिर भी उसके पास 6 रह गए, आरंभ में उसके पास कितने थे? जैसे मान लीजिए आपके पास ही, हमारे पास ही कितने हैं, कुछ मार्बल हैं। क्या हमको पता है कितने मार्बल हैं हमारे पास? नहीं पता है। तो जब कोई चीज नहीं पता है तो उसको यक्स मान लीजिए। मान लीजिए हमारे पास यक्स मार्बल थे, उनमें से 14 खो दिया हमने। 14 खो दिया मतलब, खोना का मतलब यहाँ पे माइनस हो जाएगा। खोना का मतलब गायब हो गया, मतलब माइनस हो गया। तो इसमें से 14 गायब हो गया, फिर भी कह रहा है कितने उसके पास बच गए, फिर भी बराबर उसके पास 6 अभी भी बचे हुए हैं। तो कह रहा है उसके पास कुछ कितने मार्बल थे। आपको पता है इधर अगर ये माइनस में है, उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यक्स बराबर हो जाएगा 6 + 14, यानी 14 और 6 यानी 14 और 6 मिलकर के कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। सही आंसर आपका 20 हो जाएगा। यूपीटीटी का ये प्रश्न पूछा गया था, बहुत ही आसान प्रश्न पूछे गए थे 2011 में। ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न। फिर मैंने आपको कहा कि सिंप्लीफिकेशन का 2026 में भी 1 से 2 प्रश्न आपका फिक्स है। इसके लिए मैंने आपको बताया है कि बॉडमास रूल लगता है। कौन सा? बॉडमास रूल। बॉडमास रूल याद रखिएगा, बी फॉर ब्रैकेट होता है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो जैसे ये दिया है 1/3 रहने दीजिए, प्लस 7/9 है रहने दीजिए, भागे का साइन है, भागे का साइन लगाइए। हम सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर की चीजों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। बॉडमॉस कहता है, देखिए बॉडमॉस ये रूल है, बी फॉर सबसे पहले ब्रैकेट को। तो यहाँ पे देखिए 7/10 है, 7/10 लिख लीजिए, गुड़े, ये देखिए ये मिक्स फ्रैक्शन में है, एक सही 1/4 ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में है। इसको सही भिन्न में बदलने के लिए क्या तरीका है? तो हम लोग करते क्या हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं। तो चलिए 4 का 1 में गुणा करिए, तो आप कहेंगे सर 4 × 4, और ऊपर वाले में जोड़ देते हैं। तो 4 × 4 और 1 5 बटे आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए ब्रैकेट को ही सॉल्व कर रहे हैं, तो कोई कैंसिल हो रहा है? हाँ सर, 5 × 5, यहाँ पे 5 दूना 10 हो जाएगा। तो 1 बटा हमारा 3 प्लस यहाँ पे 7/9, यहाँ पे भागे है तो भागे रहने दीजिए। अभी ब्रैकेट को ही सॉल्व कर रहे हैं हम लोग हैं। तो यहाँ पे 7/2 हो गया, और गुड़े यहाँ पे ऊपर 1 बचा, नीचे कितना बचा, यहाँ पे 4 बचा। आगे देखते हैं, तो ये 1/3 है, प्लस 7/9 है, यहाँ पे भागे है तो भागे रहने दीजिए। अब गुणा कर लीजिए, 7 एकम 7 तो 7 एकम 7 हो गया, 4 दूना 8 तो 4 दूना 8 हो गया। हो गया? हाँ सर हो गया। अब एक रूल है आपको समझना है, कि आपको इसके बाद बॉडमॉस को सॉल्व करने के बाद ऑफ सॉल्व करते हैं। ऑफ मतलब का, तो का इसमें कहीं लगा है? नहीं लगा है। तब चलेंगे डी को सॉल्व करें, डी फॉर भाग को, तो इसमें भाग को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 1/3 प्लस 7/9 इसका रूल है। ये अगर भागे में है ना, तो इसको सबसे पहले आपको गुणे में बदलना पड़ता है। किसमें? गुणे में बदलना पड़ता है, ये रूल है। तो ये भागे को जब गुणे में बदलेंगे तो गुणे का साइन लगा देंगे, लेकिन एक नियम है, एक शर्त है। जैसे ही इस भागे को आप गुणे में बदलेंगे, ये जो भिन्न है आपकी ये पलट जाएगी। यहाँ पे 7/8 है, तो ये हो जाएगा 8/7। ऐसा क्यों हुआ? जब हमने भागे को गुणे में बदला, तो रूल होता है कि भिन्न पलट जाती है, रिवर्स हो जाती है। 7/8 है तो 8/7 हो जाएगा। अब देखिए कोई कैंसिल हो रहा है क्या? हाँ सर, 7 एकम 7, 7 एकम 7 कैंसिल हो गया। और कोई कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं सर, कोई कैंसिल यहाँ पे नहीं हो रहा है हमारा। अब हमारा क्या बचा यहाँ पे, 1/3 है तो 1/3 रहने दीजिए आप जो है। इसके बाद प्लस का साइन लगा लीजिए। 8 एकम क्या हो जाएगा, 8, क्योंकि यहाँ पे 1 बचा है। यहाँ पे 1 का गुणा 9 में कर लीजिए, 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है,
जोड़ है। जोड़ है तो एलसीएम लेंगे, तो आप लोग बताइए 3 और 9 का एलसीएम कितना होगा? तो कहेंगे सर 3 और 9 का जो लसा होगा वो 9 होता है। फिर 3 का 3 इसमें भाग दिया जाता है। क्या दिया जाता है? भाग। तो चलिए 3 का भाग 9 में दीजिए। 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिक 9। कितनी बार गया सर? 3 टाइम्स गया। 3 का इसमें गुणा कर देंगे, 3 एक कम 3। 9 का इसी तरीके से इसमें भाग दिया जाता है। 9 एक कम 9 और ऊपर वाले में गुणा किया जाता है। 1 का 8 में गुणा करेंगे 8। तो 8 3 11/9 हमारा ये जो है आंसर हो जाएगा। 11/9 किसी ऑप्शन में दिया गया है? 11/9, 11/9 तो किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अब आप कहेंगे सर अब क्या करें? तो जो हमारा ये 11/9 है, इसको भिन्न में बदल करके आंसर दिया है। तो 11/9 को जब आप मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 11 में 9 का भाग दिया जाता है इसका। चलिए भाग दे लीजिए। कितनी बार भाग जाएगी? एक बार। 9 एकम 9, यहाँ पे 2 बचा। ठीक है? तो जो यहाँ पे दिया है इसको ऐसे आप साइन बना लेंगे, 2 को यहाँ पे लिख लेंगे, 9 को यहाँ पे लिख लेंगे। तो इसके जगह लिख सकते हैं 1 सही 2/9। या तो ये लिखिए, या तो ये लिखिए, या तो ये लिखिए। तो 1 सही 2/9 ऑप्शन में दिया है, देखिए यहाँ पे दिया है 1 सही 2/9 हमारा यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरह से यूपीटीटी का शानदार प्रश्न था, हम लोग लगा लिए। ये देखिए, ये तो सिंपल सा गुणा पूछा गया है। कैसे लगाएंगे भाई? गुणा तो बहुत आसान है। देखिए, आप दशमलव को भूल जाइए, पहले अंक का संख्या में गुणा कर लीजिए। यहाँ पे 26 है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 26 में 91 का गुणा कर लेंगे। चलिए गुणा कर लेते हैं। 1 6 का यहाँ पे 6 हो जाएगा, 1 2 2 हो जाएगा, 9 6 54 हो जाएगा, 5 कैरी हो गई। 9 दूना 18 और 5 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 6 हो जाएगा, 4 2 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2366 है। कितने स्थान पे दशमलव? 2 स्थान पे, यहाँ पे 1 स्थान पे, यहाँ पे 3 स्थान पे लगाना है, तो यहाँ पे 3 स्थान पे दशमलव लग जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 2.366। तो 2.366 इसी वाले ऑप्शन में देखिए यहाँ पे दिया गया है। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस तरह से हम लगा लेंगे। यहाँ पे चलते हैं यूपीटीटी का अगला प्रश्न है, और यहाँ पे देखिए क्या शानदार प्रश्न पूछा गया। प्रश्न यहाँ पे दिया गया है वर्गमूल है। ये क्या है भाई? ये जो होता है इसको हम लोग कहते हैं वर्गमूल। वर्गमूल कहते हैं। और ये क्या है भाई? अगर यहाँ पे 3 है तो इसको कहा जाता है घनमूल कहा जाता है। घनमूल यानी इसको क्यूब रूट कहा जाता है, और इसको कहा जाता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 छिपा रहता है। तो रूल क्या है भाई कि अगर किसी चीज का वर्गमूल निकालना है, तो अगर कोई चीज इस करड़ी में, इस रूट में 2 बार रहेगी, यहाँ पे 2 है ना, 2 बार रहेगी कोई चीज, 2 बार, तो एक बार इसमें से बाहर आएगी। इसमें कोई चीज 3 बार रहेगी तब एक बार बाहर आएगी। जैसे मान लीजिए इस रूट में है 3 × 3, और इसका हमको क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है, क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 3 2 बार है तो एक बार बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई चीज करड़ी में ये देखिए 3 बार है, और इसका निकालना है घनमूल, अगर ये 3 बार रहेगी तो एक बार यहाँ पे 1 टाइम बाहर आएगा। ये इसका नियम है। यानी यहाँ पे देखिए ये 64 करड़ी में यहाँ पे कुछ नहीं तो 2 है, इसका मतलब यहाँ पे इसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल क्या कहता है? कोई चीज करड़ी में 2 बार रहेगी तो एक बार आएगी। तो हम लोग 64 को क्या लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर 64 को लिख सकते हैं 8 गुणे 8। 8 64 होता है कि नहीं? हाँ सर होता है। यहाँ पे माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं? 64 को, 64 को क्या लिख सकते हैं? 64 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुणे 4 गुणे 4। यहाँ पे पूछा गया घनमूल। यहाँ पे देखिए 8 2 बार है तो एक बार यहाँ पे बाहर आ जाएगा, माइनस यहाँ पे 4 3 बार है तो यहाँ पे घनमूल निकालना है, तो 4 एक बार बाहर आ जाएगा 1 टाइम। तो 8 में से 4 जाएगा तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। किसी ऑप्शन में है 4? हाँ सर देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में 4 दिया गया है यहाँ पे जो है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ये ए वाला सही हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे पूछा गया इसका कि घनमूल क्या होगा। अभी हमने आपको बताया है कि जो घनमूल होता है ये इस तरह से निकालते हैं, ये हमारा घनमूल होता है। तो चलिए किसका पूछा गया है भाई? 0.008 का पूछा है। तो -0.008 का घनमूल पूछा है। तो घनमूल इसी तरीके से निकालते हैं, घनमूल इस तरह से निकालते हैं। तो चलिए 8 का, आप 8 को क्या लिख सकते हैं? 8 को क्या लिख सकते हैं? तो सबसे पहले 8 को मत लिखिए, आप ऐसे समझिए, आप यहाँ पे 3 है, यहाँ पे माइनस लगे, ये 8 है तो 8 को रहने दीजिए, इसको भिन्न में बदल लीजिए दशमलव को हटाने के लिए। तो चलिए दशमलव को हटाने के लिए, तो जहाँ पे दशमलव होता है
ध्यान से समझेंगे, जहाँ पे दशमलव होता है, यहाँ दशमलव की जगह 1 हम लोग लिखते हैं। उसके पीछे जितने लोग होते हैं उतने जीरो लगाते हैं। तो यहाँ पे 1, 2, 3 लोग हैं तो 3 जीरो यहाँ पे लगा देंगे। अब हमारा 0.008 हमारा भिन्न में बदल गया, दशमलव हट गया। अब आप रूल ये है कि कोई चीज अगर करड़ी में 3 बार रहेगी तभी तो 1 बार बाहर आएगी। तो 8 को क्या लिख सकते हैं? आपको कहेंगे सर 8 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे -2 गुणे -2 गुणे -2, यानी -8 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे लिख सकते हैं कि नहीं? 3 बार, 2 दूना 4 दूना 8। इसी तरीके से इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1000 है तो 10 गुणे 10 गुणे 10 3 बार लिख सकते हैं। 3 बार हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें यहाँ पे कोई चीज अंदर 3 टाइम्स रहेगी तो 1 बार बाहर आएगी। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे देखिए 2 -2 कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो 1 बार -2 बाहर आ जाएगा बटे, यहाँ पे देखिए 10 कितनी बार है? 3 बार। तो 1 बार 10 बाहर आ जाएगा करड़ी से। तो यहाँ पे आ गया हमारा आंसर -2/10 हो जाएगा। ठीक है। हम एक चीज आपको बता दें यहाँ पे, अब आपको भाग देना है किसमें? -2 अपान यहाँ पे 10 में। तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा, दशमलव बदल लेंगे तो यहाँ पे दशमलव लगा लेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस, ये हो जाएगा आपका आंसर माइनस, सॉरी 0.2 हो जाएगा आपका आंसर, जब इसको दशमलव में बदलेंगे तो ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे जो दिया गया है राइट आंसर आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। यूपीटीटी का अगला प्रश्न 2011 का क्या पूछा गया? देखिए शानदार प्रश्न है, पूरा क्लास देख करके जाइएगा। मैं आपको बता दूं, जितना भी डेली मैथ का मैं क्लास कराऊंगा, अगर क्लास आप देखते गए, पूरा 2021 तक का आपको पेपर कराऊंगा, उसके बाद टॉपिक वाइज क्वेश्चन को कराऊंगा। मैथ में कुछ भी बचने वाला आपका नहीं है। यहाँ पे प्रश्न है कि 496 योग 318 का निकटतम सैकड़ा में मान है, यानी इसका और इसका करा निकटतम सैकड़ा में मान है। अब आप कहेंगे सर ये क्या पूछ रहा है, निकटतम सैकड़ा क्या होता है? तो देखिए 496 यहाँ पे दिया है, 318 आपका यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो निकटतम क्या पूछ रहा है कि सैकड़ा पूछ रहा है। तो इस तरह का प्रश्न आएगा तो आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कोई अंक 50, ठीक है, 50 यहाँ पे 50 या 50 से अधिक होगा, 50 या 50 से अधिक होगा, 50 या 50 से अधिक होगा या 50 से कम। अब आप कहेंगे सर ये क्या बता रहे हैं, समझ में बात नहीं आ रही है। तो देखिए यहाँ पे समझे, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे देखिए 496 दिया है, कितना दिया है? 496 दिया है। तो इस 4 को भूल जाइए, यहाँ पे जो 96 है, क्या यह 50 से अधिक है? 50 से अधिक है? आप कहेंगे हाँ सर। तो इसको हम लोग ले लेंगे, इसमें तब एक प्लस कर लेंगे। तब क्या कर लेंगे, अगर 50 या 50 से अधिक रहेगा तब प्लस एक कम कर लेंगे। अगर 50 से कम रहेगा तो आप क्या करेंगे, कम नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे 496 है, आप कहेंगे सर 96 50 से अधिक है, तो इसमें आप जो है 4 में एक प्लस कर लेंगे, यानी 500 के आसपास है। कितने के आसपास है? ये 500 के आसपास है। 318 है, तो जो 18 है ये 50 से क्या है? कम है। तो जब ये 50 से कम रहेगा तो आपको इसको 300 मान लेना है। कितना? 300। अगर यही 350 रहता या 351 रहता, तब इसको 300 न मान करके हम लोग 400 मानते, क्योंकि निकटतम सैकड़ा में वैल्यू मानना है यहाँ पे है। जैसे मान लीजिए आप कहेंगे सर 449 रहेगा तो इसको क्या मानेंगे? तो इसको मान लेंगे हम लोग 400। ऐसा क्यों? क्योंकि यह 50 से कम है। अगर ये सर 450 रहेगा तब क्या करेंगे? तब इसको 500 मान लेंगे निकटतम सैकड़ा में। अगर सर यही 452 रहेगा तब भी 500 मानेंगे। ठीक है। यदि 50 रहे, 50 से अधिक रहे तो उसके आगे चले जाएंगे। यदि 50 से कम रहे, ठीक है, तो जिस पे हैं उसी पे बने रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए 500 और 300, और कह रहा है प्लस जोड़ लीजिए, 5 और 300 कितना हो जाएगा? 800 हमारा आंसर हो जाएगा। ये वाला आंसर आपका समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन। चलिए ये लीजिए आपके पास एक और प्रश्न, शानदार प्रश्न। देखता हूं इसको आप कैसे लगाते हैं। भिन्न का सवाल है, ये तो सिंपल सा प्रश्न, घटाना है। तो यहाँ पे 4 है, 4 माइनस 1/7 है। यहाँ कुछ नहीं है तो नीचे 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। तो हो गया 4/1 माइनस 1/7। अब 1 और 7 का कितना एलसीएम हो जाएगा? 7 हो जाएगा।
एलसीएम लेने आता है? हाँ सर। अब रूल क्या है इसका, इसमें भाग देते हैं। तो 1 का 7 में भाग दीजिए तो 7 बार जाएगा और जितनी बार भाग जाती है उसका ऊपर में गुणा करते हैं तो 7 चौको कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। उसी तरीके से 7 का 7 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा और 1 का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो 28 में से 1 जा कितना हो जाएगा? 27/7 हो जाएगा। कहीं 27/7 आंसर दिया है? नहीं दिया है। तो इसको भिन्न में बदल लेंगे, ठीक है? सॉरी, इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल लेंगे। चलिए भाग देते हैं। कितनी बार जाएगी? 7 त्रिके 21 सर 3 बार भाग जाएगी। तो यहाँ पे 7 त्रिके 21 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब इसको लिखते कैसे हैं? यहाँ पे 3 है, आप ऐसे बना लीजिए। 6 है तो ऊपर 6 लिख लीजिए, जिससे भाग दे रहे हैं उसको नीचे लिख लीजिए। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 सही 6/7। यहाँ पे देखिए दिया है 3 सही 6/7। इस तरह से इसका आंसर आपका हो जाएगा। चलिए यूपीटीटी का अगला प्रश्न। अगर सच में 30 के 30 प्रश्न सही करना चाहते हैं तो विमलेश कोचिंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली सुबह में 10 बजे आपको क्लास मिलेगी। डेली आपको क्लास मिलेगी, आप जरूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पे देखिए पूछा गया कि 2 सही 1/7 प्लस 3/4 है। तो पहले ये तो सही भिन्न में है, मिक्स फ्रैक्शन में है, तो इसको बदल लेंगे हम लोग जो है कि प्रॉपर भिन्न में, उचित भिन्न में बदल लेंगे। तो क्या तरीका होता है? देखिए इसका इसमें गुणा करते हैं। तो 4 का 2 में गुणा करिए, 4 दूना 8, जितना आता है ऊपर वाले में प्लस करते हैं। तो 4 दूना 8 और 1 9, 9 बटे यहाँ पे 4 हो जाएगा, प्लस 3 बटे यहाँ पे क्या है? 4 हो जाएगा। ठीक है? हाँ सर। अगर दोनों का हर सेम हो तो ऊपर वाले को जोड़ लेते हैं। तो 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, बटे यहाँ पे 4 हो जाएगा। एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 तिहाई कितना हो जाएगा? 12। ये 3 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कहीं किसी ऑप्शन में है? हाँ सर, यहाँ पे 3 दिया गया है, आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो ये आपके पास ये प्रश्न था 105 नंबर का। इसके आगे का प्रश्न अगली क्लास में जो 2011 पेपर का पार्ट 2 आएगा, उसमें हम आपको जो 15 प्रश्न बचे हुए हैं उसको हम आपको कराएंगे, यहाँ से कराएंगे, ये वाले 106 प्रश्न से। एक आयताकार टंकी की लंबाई, ये है प्रश्न। पूरे आपके पास जो 30 प्रश्न है पूरा हम आपको कराएंगे। ये देखिए आपके शानदार प्रश्न पूछे गए थे। इसके बाद ईवीएस वाला सेक्शन 120 तक। तो इसके बाद वाली भी क्लास को देखना न भूलें। इसके बाद वाली भी क्लास को जरूर आप देखिएगा, क्योंकि अगर आप पूरा कंप्लीट क्लासेस देखते हैं तो पक्का मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे मैथ आपका कितना भी वीक हो, चाहे कितना भी वीक हो, कितना भी कमजोर हो, 30 के 30 प्रश्न आप जरूर सही कर लेंगे मैथ में। ठीक है? यदि आप कहेंगे सर ये क्लासेस कहाँ पे मिलेगी, मैं आपको एक बार फिर बता दूं। यूट्यूब पे आपको विमलेश कोचिंग क्लासेस, विमलेश कोचिंग क्लासेस चैनल आप सर्च कर लीजिएगा। ठीक है? चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिए, चैनल से जुड़ जाइए। आप जो है कि मैथ के लिए जो है कि मैथ के लिए मैं एक बार यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले। यूपी टिट मैथ के लिए जो है कि सुबह में, सुबह 10 बजे आपको क्लास मिलेगी, 10 बजे। अब आप कहेंगे सर हमें, हमारे पास तो टाइम ही नहीं रहता है सुबह में 10 बजे पढ़ने के लिए मैथ। तो मैं आपको बता दूं, आप चाहे व्यस्त हो, आप कहीं पे भी हो, जब भी आपको समय मिले, सुबह में, शाम में, दोपहर में, रात में, जब भी आपको समय मिले, विमलेश कोचिंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके यूट्यूब पे आप जाके सर्च करके चैनल को आप वीडियो वाले सेक्शन में आप जाइएगा। ठीक है? इसके लिए मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगा। सुबह में आपको डेली 10 बजे क्लास मिलेगी, ये आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप 10 बजे ही देखिए, जब आपको समय मिले आप जरूर इस क्लास को, डेली एक क्लास आपको मैथ की मिलेगी, आप जरूर देख लीजिए। उसके बाद मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ, प्लेलिस्ट वाले कॉलम में जब आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट वाले कॉलम में प्लेलिस्ट भी मैं आपके लिए बना दूंगा। ठीक है? यूपीटीटी, यूपी टेट 2026 मैथ पेपर फर्स्ट, पेपर फर्स्ट, इस नाम से यूपी टेट 2026 मैथ पेपर फर्स्ट के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। ठीक है? आपको नई क्लासेस मिल पा रही हैं तो विमलेश कोचिंग क्लासेस चैनल पे जाइएगा। ठीक है? वहां पे फिर प्लेलिस्ट वाले कॉलम पे जाइएगा। प्लेलिस्ट वाले कॉलम में आप यूपी टेट 2026 मैथ पेपर फर्स्ट के नाम से प्लेलिस्ट होगी। वहां पे आपको सीक्वेंस वाइज क्लास आपको मिलेगी। ये हमारी पहली क्लास है यूपी टेट की, जो आज मैंने क्लास लिया है 2011 पेपर की पहली क्लास है। वहां से आपको पूरा इस नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सुबह में 10 बजे क्लास मिलेगी। जब भी समय आपको मिले, सुबह, शाम, दोपहर, रात में जब भी समय मिले, आप मैथ की इस क्लास को जरूर देखिए। मैथ आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। 30 के 30 प्रश्न आप सही कर सकते हैं। और यदि आप जो है यूपीटीटी के लिए टेस्ट देना चाहते हैं डेली, एकदम टेस्ट अगर आप देना चाहते हैं तो शाम को जो है कि 9:30 से 9:30 बजे से
लाइव क्लास चलती है। उसमें बहुत से लोग जुड़ते हैं उस क्लास में, बहुत से लोग जुड़ते हैं उस क्लास में और टेस्ट देते हैं, जिसमें 30 हिंदी के टेस्ट हम आपको कराते हैं, 30 प्रश्न सीडीपी के टेस्ट कराते हैं। वहाँ पे आपको लगातार प्रश्न पढ़ने रहते हैं, आंसर्स बताने रहते हैं और बहुत ही शानदार तैयारी लोग कर रहे हैं वहाँ से यूपी टेट के लिए। तो विमलेश कोचिंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शाम को 9:30 बजे लाइव क्लास मिलती है। इस लाइव क्लास को आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? लाइव क्लास को अगर आप ज्वाइन करेंगे तभी आपको क्लास मिलेगी, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन वाले बटन पे आप जाएँगे तो वहाँ पे आपको ज्वाइन करने के लिए मिल जाएगा आपको। तो ज्वाइन कर लेंगे तो यहाँ से आपको पता है यूपीटीटी एग्ज़ाम के लिए सीडीपी हो गया, आपको हिंदी हो गया, उसके बाद आपका ईवीएस हो गया या आपका संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गया, सभी का टेस्ट डेली होता है। बहुत फास्ट टेस्ट कराते हैं, बहुत से लोग टेस्ट दे रहे हैं, लगातार उनका प्रैक्टिस सेट भी हो रहा है, अपना सिलेबस भी कवर कर रहे हैं और यहाँ से मैथ की क्लास वो लोग ज्वाइन कर लेंगे। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन में आप लोग आगे बढ़ते रहिए। यूपीटीटी के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं तो तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, डिले करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ेंगे, तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। समय आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं है, 100 से 120 दिन का ही समय है। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत